ज्योति को गाने का शौक है और वो बात अलग थी कि उसकी बेसुरी आवाज सुनकर पक्षी भी अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाया करते थे। अपनी बहू के इस गुण से अनजान कावेरी अपनी नई नवेली बहू और बेटे को लेकर अपने गांव पहुंचती है और अपने आसपास की औरतों को उसे देखने के लिए बुलवा लेती है। थोड़ी देर बाद गांव की औरतें ज्योति को देखने के लिए उसके घर आती हैं। तभी गांव की एक कुंती नाम की औरत ज्योति का घूंघट उठाकर उसकी शक्ल देखती है। अरे कावेरी, बहू तो बहुत ही सुंदर लाई हो, मानो चांद का टुकड़ा है। भाग खुल गए तुम्हारे। वो तो मेरी बहू सच में बहुत सुंदर है। ना जाने मैंने कितने रिश्ते के लिए मना किया होगा, तब कहीं जाकर मुझे ज्योति पसंद आई। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना, तू सब्र रख, तुझे अच्छी ही बहू मिलेगी। क्योंकि जिस काम पे समय लगता है ना, वो काम ना बहुत ही अच्छा होता है। हाँ कुंती, तेरी इस बात में दम तो है। जब तक मेरे बेटे के लिए रिश्ता नहीं मिला था मैं बहुत ही परेशान थी, लेकिन जब मैंने ज्योति बहू को पहली बार देखा तो ये मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। हाँ तो बस और क्या चाहिए। राम जैसा बेटा, बिल्कुल सीता जैसी बहू, और क्या चाहिए। नजर न लगे इस जोड़ी को। इसे कहते हैं सरगुण संपन्न जोड़ी। कुंती के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर कावेरी फूली नहीं समा रही थी। एक एक करके सभी गांव की औरतें ज्योति को देखती हैं और उसे मुंह दिखाई में आने को उपहार देती हैं। थोड़ी देर बाद कुंती फिर से कावेरी से बोलती है, अब तो मुंह दिखाई हो ही गई है, अब बहू के गुणों की चर्चा कर लेते हैं। मैंने तो इसे सरगुण संपन्न बहू बोल ही दिया है, तो इस बात को साबित करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बता तुझे कैसे मेरी बहू के गुण को भापना है। वो ऐसा क्या करे जिससे तुझे उसके गुणों के बारे में पता चले। मैं तो तेरे रीति रिवाज याद दिला रही हूँ तुझे कि तेरे घर पे जब भी कोई नई बहू आती है तो गाना गवाया जाता है। तुझे याद है या भूल गई? हाँ हाँ याद है, बिल्कुल याद है। लेकिन बहू अभी नई आई है, वो इतने सारे लोगों के सामने गाना गाने से घबरा सकती है। क्यों ना हम इस प्रोग्राम को कुछ दिन बाद रख ले। अरे कावेरी, तू तो जानती है ना घर में कितना काम होता है। बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आए हैं, बाद में पता नहीं समय मिले ना मिले। और हम भी कौन सा बहू से पूरा गाना गवा रहे हैं, थोड़ा गाना गा देगी बस। बात तो तुम सब सही कह रहे हो, लेकिन मुझे बस थोड़ी बहू की चिंता हो रही है, इसलिए मैंने ये सब बोला। कावेरी, तू इतना घबरा रही है, तेरी बहू को हम बांध कर लेके नहीं जा रहे हैं। अरे बस छोटी सी रस्म है, इसमें इतना क्या सोच रही है। अपनी सास और गांव की औरतों को गाने को लेकर आपस में बात करते देखकर ज्योति बीच में ही बोल पड़ती है। माँ जी आप चिंता मत करिए, मुझे गाने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे तो गाने का बहुत शौक है और मेरे पिताजी मुझसे बोलते हैं कि मैं अच्छा गाती हूँ। मेरे गले में सरस्वती विराजती है। ले कावेरी, तेरी बहू ने सारी चिंता खत्म कर दी है। उसको तो गाने गाने का शौक है, तो इतना घबरा क्यों रही है। बल्कि मुझे लगता है कि वो सोच ही रही होगी वो गाना कब गाए। जी आंटी जी, आप सही कह रही है। माँ जी अब मैं गाना शुरू करूँ? हाँ बहू शुरू करो, अगर कोई बीच में परेशानी होगी तो बता देना। अपनी सास के कहते ही ज्योति आंखें बंद करके जोर जोर से गाना शुरू कर देती है। उसकी बेसुरी आवाज सुनकर गांव की सभी औरतें हैरान रह जाती हैं। उसकी बेसुरी आवाज सभी के कानों में कांटे की तरह चुभने लगती है और सभी औरतें वहां से उठकर भाग जाती हैं। कुछ देर बाद जब ज्योति आंखें खोलती है और अपनी सास को अपने कानों पर हाथ रखकर देखकर बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आपने अपने कानों पर हाथ क्यों रखे हुए हैं? मेरा गाना अच्छा नहीं है क्या? आज से पहले इतना घटिया गाना और इतनी बेसुरी आवाज में गाना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। बहू, आज के बाद तू सब कुछ करियो, लेकिन कभी जिंदगी में गाना मत गइयो। माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तो बहुत अच्छा गाती हूँ। मेरे पिताजी मेरे गाने की बहुत तारीफ करते हैं। अपनी औलाद की बुराई में भी माता पिता को अच्छाई नजर आती है। अगर तेरी ये कमी तेरे पिताजी ने तुझे पहले बता दी होती तो आज गांव की औरतों के सामने मेरी, अब जब मैं इस घर से बाहर निकलूंगी तो सभी मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। माँ जी मेरी आवाज इतनी भी बुरी नहीं है और मुझे तो गाना बहुत पसंद है। मैं बिना गाना गाए रह नहीं सकती। तू कितना अच्छा गाती है और कितना नहीं ये तो मैंने अभी देख ही लिया। बस तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू आज के बाद गाना मत गइयो। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद अपनी बहू को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं। अपनी सास खाने के कारण ज्योति कुछ दिन तो गाना गा ही नहीं पाती, लेकिन फिर उससे रहा नहीं जाता और वो रोज सुबह सुबह अपनी बेसुरी आवाज में आरती करके सबकी नींद खराब कर दिया करती थी। तभी एक दिन उसका पति उमेश उसके पास आता है और बोलता है, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है और मैं देर तक सोने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के तुम्हें बताता हूँ कि कल अपनी बेसुरी आवाज में ना आरती मत गाना,
अगर तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उमेश जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अब आप ही बताइए कि सुबह की पूजा बिना आरती के कैसे संपन्न होगी? ठीक है, अगर तुम्हें आरती करनी है ना तो करो, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन वो आरती ना तुम्हारे मन के अंदर होनी चाहिए, आवाज नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह मैं तुम्हारी बेसुरी आवाज सुनूं। जिसको देखो मेरे गाने से ही परेशानी होती रहती है। आज तक मेरे मायके वालों ने कभी मेरे गाने पर इतनी पाबंदी नहीं लगाई जितनी आप लोग लगाते हो। कभी माँ जी सुनाकर चली जाती है तो कभी आप सुनाने लगते हो। लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आती हो, अपनी बेसुरी आवाज में सबको परेशान करती रहती हो। वैसे भी इस बात को लेकर मुझे तुमसे कोई बहस करनी भी नहीं है, तुम्हें जो कहा है ना तुम वो करो, समझी? उमेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह ज्योति जल्दी से उठती है और पूजा की सारी तैयारियां करती है। अपने पति की कही हुई बात को भूल जाती है और जोर जोर से आरती करते हुए गाना शुरू कर देती है। उसकी बेसुरी आवाज सुनकर उमेश की आंखें खुल जाती हैं और वो नीचे आकर बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरी छुट्टी है तो तुम अपनी आरती मत करना, लेकिन तुम बाज नहीं आई। तुमने तो कसम खा रखी है ना। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ही ध्यान से उतर गया। अगर मुझे याद होता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। अब आप जाइए और सो जाइए, मैं आगे से आरती मन में ही गाया करूँगी। उमेश वापस अपने कमरे में सोने चला जाता है और वो सो जाता है और ज्योति भी आगे की आरती अपने मन में ही कर लेती है। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन पड़ोस से कीर्तन का बुलावा आता है और अपनी सास के ना होने पर अपनी सास की जगह वो कीर्तन में चली जाती है, जहाँ सभी औरतें बैठकर गीत गा रही होती हैं और वहाँ भी वो सबके बीच में बैठकर गाना शुरू कर देती है। उसकी बेसुरी आवाज सुनते ही सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर जोर जोर से हंसने भी लगते हैं। सबको अपने ऊपर हंसता देखकर वो चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है और हॉल में बैठकर रोते हुए अपने आप से बोलती है, लगता है उमेश जी और माँ जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरी आवाज सच में बहुत ही बेसुरी है, जो कि लोगों के कानों में चुभती है, पर हर जगह लोग मुझे गाने के लिए मना क्यों करते हैं और मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। आज के बाद मैं कभी नहीं गाऊंगी। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? कोई बात हो गई है क्या? माँ जी, आज के बाद मैं कभी नहीं गाऊंगी। आप सच कहती हैं, मेरी आवाज सच में ही बहुत बेसुरी है। तू ऐसा क्यों बोल रही है बहू? मुझे साफ साफ बता, किसी ने तुझसे कुछ बोला है क्या? माँ जी, आज पड़ोस से कीर्तन को बुलावा आया था, आप नहीं थी तो मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। पूजा पाठ में मना करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ जाकर गाना शुरू किया, सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया और रोते हुए मैं घर वापस आई। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं कभी गाना नहीं गाऊंगी। सभी को अपनी बेसुरी आवाज पर जोर जोर से हंसता देखकर ज्योति का गाने से मन रूठ जाता है और उस दिन के बाद से ज्योति गाना ही छोड़ देती है और कावेरी को अपनी बेसुरी बहू की आवाज सुनने से फुर्सत मिल जाती है। सलोनी एक अच्छी खासी कंपनी की मालकिन होती है, साथ ही उसे फॉर्मल कपड़े पहनने बहुत पसंद थे। अब इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होने की वजह से उसका ज्यादा से ज्यादा समय मीटिंग और ऑफिस में ही निकल जाया करता था, जिसकी वजह से उसे हमेशा ही फॉर्मल कोट पैंट में रहने की आदत सी हो जाती है। उसकी शादी के बाद उसकी सास मीरा उसकी पहली रसोई की आस लगाए हॉल में बैठी ही होती है कि तभी वो कोट पैंट पहनकर सीढ़ियों से नीचे आती है, जिसे देखकर मीरा कहती है, बहू तो ये कहाँ जा रही है सुबह सुबह मर्दों की तरह ये कोट पैंट पहनकर? आज तो तेरी पहली रसोई है ना? माँ जी, आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, सॉरी। बहू, अगर तू अपने ऑफिस चली जाएगी तो तेरी पहली रसोई की रस्म कौन करेगा? अब वो क्या होती है? माँ जी, मुझे पहले ही बहुत लेट हो रहा है, क्या करना होता है उसमें? बहू, उसमें तुझे कुछ मीठा बनाना होता है सभी घर वालों के लिए अपने हाथों से। यू मीन आप मुझे खाना बनाने के लिए बोल रही हैं? क्या माँ जी, घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी से भी कह दीजिए बना देंगे खाना। वो क्या है ना, पहली रसोई तेरी है, नौकरों की नहीं, वरना मैं उन्हें ही कह देती। ओके ओके, समझ गई, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रात में आकर खाना बना दूंगी। सलोनी इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाती है और उसकी बात सुनकर मीरा दुखी होकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ समय बाद उसका बेटा रुपेश अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और अपनी माँ को उदास देकर कहता है, क्या बात है माँ, आप क्यों सुबह सुबह उदास होकर बैठी हैं? अब तो आपकी बेटी की शादी भी हो गई। बात तेरी सही है बेटा, लेकिन बहू को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है, ना ही बहू होने का कोई एहसास है। ऐसा क्या हो गया माँ?
बेटा मैंने सोचा बहू एक नई नवेली बहू की तरह तैयार होकर आएगी और अपनी पहली रसोई की रस्म करेगी, लेकिन बहू तो रोज की तरह कोट पैंट पहनकर ऑफिस निकल गई। कोई बात नहीं माँ, वो हमेशा से ही अकेली रही है और उसने अपना सारा समय अपने काम पर ही दिया है, इसलिए उसे ये सब नहीं पता। धीरे धीरे सीख जाएगी। रुपेश भी इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन सलोनी हर जगह अपनी कोट पैंट पहनने वाली आदत को नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन मीरा अपनी बहू सलोनी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू आज तो ऑफिस थोड़ा देर से जाइयो, जल्दी से पहले तैयार होकर आजा, मंदिर जाना है आज। मैंने तुम्हारे और रुपेश के लिए छोटी सी पूजा रखवाई है मंदिर में। माँ जी शादी तो कब की हो गई, लेकिन उसकी रस्में पूरे होने का नाम ही नहीं ले रही। अब आज कौन सी नई पूजा है? बहू ये आखिरी रस्म है, उसके बाद कोई रस्म नहीं है, ठीक है? तू जल्दी से तैयार होकर सीधे मंदिर पहुंच जाइयो, जब तक मैं मंदिर जाकर पूजा का इंतजाम कर लूं। लेकिन साड़ी या सूट ही डाल कर आइयो, अपना कोट पैंट नहीं। जी माँ जी। मीरा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सलोनी कोट पैंट पहनकर मंदिर पहुँचती है, जिसे देखकर मीरा और रुपेश दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी मीरा कहती है, बहू तुझे कितना भी समझा लो, तुझे करनी तो अपने ही मन की है। मना किया था ना तुझे कोट पैंट पहनने के लिए, फिर भी पहन कर आ गई। माँ जी अब आपकी पूजा के लिए मैं साड़ी या सूट डाल कर आती तो पूजा के बाद ऑफिस जाने के लिए वापस घर जाती क्या और कोट पैंट पहनती, इसीलिए मैंने कोट पैंट ही पहन लिया। जाने दो माँ, अब जो पहन कर आ गई है वो पहनने दो। अब आप जल्दी से पूजा खत्म करो, यहाँ सब लोग हैं, बहस करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जितना मुझे समझा लेता है उतना कभी अपनी बीवी को समझा लिया कर। जब देखो बस हर जगह कोट पैंट पहन कर ही चली रहती है, मानो कपड़ों का अकाल पड़ गया हो इसके पास। जब से आई है दुखी कर दिया है इसने तो मुझे। कुछ समय बाद सभी लोग पूजा करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय मीरा और उसका बेटा रुपेश अपने रिश्तेदार की पार्टी में जाने के लिए सलोनी का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद सलोनी अपने ऑफिस से घर आती है। तभी मीरा उसे साड़ी और कुछ गहने देते हुए कहती है, बहू आज तक तूने जो किया अपनी मर्जी से किया, मैंने तुझे सिवाय समझाने के और कुछ नहीं बोला। लेकिन आज हमारे घर की शादी है, इसलिए आज तू वहाँ कंपनी की इकलौती मालकिन नहीं, मेरी बहू बनकर चल। माँ जी आप कहना क्या चाहती है, बताइए तो सही मुझे, क्या करना है? बहू आज रुपेश के बड़े पापा के यहाँ उनकी बहू की शादी की सालगिरह है, तू समय से तैयार होकर वहाँ आ जाना। तब तक मैं रुपेश के साथ वहाँ जाती हूँ, वो लोग काफी देर से बुला रहे हैं। और अगर तुझे ज्यादा समय ना लगे तो तू भी तैयार होकर आ जा, साथ में ही चल लेते हैं। नहीं आप लोग चलिए, पार्टी तो रात में है और अभी शाम हुई है, मैं फ्रेश होकर थोड़ा आराम करके आऊंगी। इसलिए मैंने भी बोला बहू, लेकिन आज तू अपना ये कोट पैंट मत पहन कर आइयो, बल्कि ये जो साड़ी और गहने मैंने तेरे लिए निकाले हैं उसे पहन कर आइयो, अच्छे से तैयार होकर, बिल्कुल घर की बहू बनकर। हाँ सलोनी, जब से तुम आई हो मैंने आज तक तुम्हें साड़ी में नहीं देखा। अगर आज तुम साड़ी पहन कर आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे यार साड़ी कितनी बोरिंग होती है, कोट पैंट कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैंने इन लोगों को मना किया तो ये लोग यहीं रुक जाएंगे और मुझे जबरन साड़ी पहनाकर ही लेकर जाएंगे। क्या करूं? इससे तो अच्छा है कि इनको भेज दूं, बाद में सोचूंगी। अच्छा ठीक है, मैं पहन कर आ जाऊंगी, आप लोग जाइए, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी, वरना आप लोग लेट हो जाएंगे। ओके जल्दी आना, मुझे तुम्हें साड़ी में देखना है कि तुम कोट पैंट छोड़कर साड़ी में कैसी लगोगी। बिल्कुल, मुझे भी देखना है मेरी बहू कोट पैंट के अलावा साड़ी सूट में कैसी लगती है। ओके अब जाइए आप लोग। ओके जा रहे हैं, तुम तो भगा रही हो हमें। कुछ समय बाद रुपेश और मीरा वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद सलोनी साड़ी और जेवर लेकर अपने कमरे में चली जाती है और फ्रेश होकर कई बार साड़ी पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वो साड़ी नहीं पहन पाती और आखिर में अपना कोट पैंट पहनकर ही पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर निकल जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि उसके सभी घर वाले आपस में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वो उनके पास जाती है। सलोनी को कोट पैंट में देखकर उसके बड़े पापा की बहू काजल हंसते हुए कहती है, सलोनी ये क्या है? लगता है काम के स्ट्रेस के चलते तुम भूल गई हो कि तुम किसी ऑफिस की मीटिंग में नहीं बल्कि फैमिली पार्टी में आई हो, तभी ये कोट पैंट पहनकर आ गई। भाभी
मुझे याद है कि फैमिली की पार्टी में आई हूँ, लेकिन मुझे कोट पैंट बहुत पसंद है और मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, इसीलिए पहना है। वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन जरा नजर उठाकर देखो, सब तुम्हें देखकर हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई ऑफिस पार्टी में खड़े हैं। भाभी, अब हम लोगों की सोच तो नहीं बदल सकते ना कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। लगता है तुम सिर्फ नाम की पढ़ी लिखी हो, तभी तुम्हें माहौल और जगह के हिसाब से कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। काजल की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग सलोनी के कोट पैंट पहनकर आने पर उसका मजाक बनाते हुए जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं। सबको अपने ऊपर ऐसे हंसता हुआ देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और ये सब देखकर उसकी सास सलोनी का हाथ पकड़कर अपने बेटे रुपेश के साथ गुस्से में घर आ जाती है और अपनी बहू से कहती है, बस बहू, यही करवाना चाहती थी ना तू? मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि हर जगह तेरा ये कोट पैंट काम नहीं आता, घर में चल जाता है, बाहर नहीं। सब लोग पार्टी में मेरी बहू से मिलने का इंतजार कर रहे थे और मेरी बहू नहीं, बिजनेस वुमन बनकर आई है तू। माँ जी, मैं क्या करती, मुझसे नहीं पहनी जा रही थी साड़ी, इसीलिए ऐसे आ गई। अरे बहू, तो कोई अच्छा सूट डालकर आ जाती, ये कोट पैंट क्यों पहन कर आई? कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं होती हमारी। माँ सही कह रही हैं सलोनी। माना कि तुम्हें कोट पैंट पहनने की आदत हो गई है, तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल कोट पैंट में लगता है, लेकिन ये कोट पैंट हर जगह नहीं अच्छा लगता। कपड़े हमेशा जगह देखकर ही पहनने चाहिए। तुम ये मत भूलो कि बिजनेस वुमेन होने के साथ तुम किसी के घर की बहू भी हो, बाकी तुम खुद समझदार हो। सभी लोगों की बात सुनकर सलोनी को अपनी गलती और अपनी आदत पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है। साथ ही अपनी हर जगह कोट पैंट पहनने की आदत को कम करने का वादा भी करती है। श्रेया एक बहुत ही गरीब घर से थी, इसीलिए उसकी गरीब माँ ने अपने ही हिसाब से एक गरीब परिवार में उसकी शादी करवा दी थी। शादी के बाद भी उसे अपने परिवार से ज्यादा अपने शौक की पड़ी थी, इसीलिए वो आए दिन नई नई फरमाइशें किया करती। श्रेया का पति नितेश और उसकी सास हेमा बार बार मना करते, लेकिन श्रेया अपने शौक के आगे किसी की नहीं सुनती। वो आस पड़ोस के लोगों से उधार लेकर आखिर अपने शौक पूरी कर ही लिया करती और बाद में वो पैसे उसकी सास और पति को देने पड़ते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों के बाद श्रेया बाहर से घूमकर आई थी और घर में आते ही अपनी सास हेमा से कहती है, माँ जी, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, पता नहीं आप लोग कैसे रह लेते हैं इस छोटे से घर में। मेरा तो दम घुटता है यहाँ। मैं बोल रही हूँ हमें एक एसी लगवा लेते हैं, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जाता इतनी सड़ी गर्मी में। मेरी बात मान लो, एक एसी लगवा लो। हाँ, ये छोटा सा घर है ना, पहले तो जैसे बड़े से राजमहल में रहती थी तू। तेरे आगे पीछे 4 नौकर लगे रहते थे जो तेरी एक आवाज में सामने खड़े मिलते थे, और यहाँ ते एक दिन भी गुजारना मुश्किल पड़ रहा है ना। कभी कभी तो ऐसा लग रहा है जैसे तू हमारे साथ खुशी से नहीं बल्कि जबरदस्ती रह रही है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो उसको तो बताऊंगी ना। गर्मी लग रही है इसीलिए बोल रही हूँ। बहू, गर्मी तो लगेगी ही ना, लेकिन हमारी गरीबी का भी कभी सोच लिया कर कि यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तुझे एसी चाहिए घर में। कभी तो पैसे बचाने के लिए भी सोच लिया कर। हमेशा पैसों को फिजूल खर्चा करना जरूरी है क्या? अपने मायके से कोई खजाना नहीं लाई है जो तू इतना उड़ा रही है। हाँ, आप भी तो अपने मायके से कोई खजाना नहीं लाई जो मुझे ताने मार रही हो। मैंने आखिर मांगा ही क्या है? एसी ही तो मांगा है बस, और क्या। उसके लिए भी आप शुरू हो गई। तेरी बात सही है, लेकिन एसी लाने के लिए पैसे भी होने चाहिए, और हमारे हालात तुझसे छुपे तो नहीं है, फिर भी बार बार एक ही चीज बोलती है। आपके हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को यहीं तक रहना है, यही आपकी सोच है। आगे बढ़ने का तो आप कभी सोचेंगे ही नहीं। घर में एसी आ जाएगा तो 4 लोग हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे, बुरा तो नहीं बोलेगा ना कोई। अरे तेरे महंगे शौक हमसे तो पूरे नहीं होंगे। इससे पहले तुझे 3 चूल्हे वाला चूल्हा चाहिए था, और जो तू धार करके ले आई थी उसके पैसे अभी तक चुकाए नहीं जा रहे हैं। ये हमारे बस की नहीं है। आप बोल तो ऐसे रहे हो जैसे वो चूल्हा में ले जाकर अपने मायके वालों को दे आई, वो यही है। अरे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसी भी इस्तेमाल कर लेंगे। अरे बहू, तू समझ क्यों नहीं रही है? अगर पैसे हो तो ये सब लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पहले से ही गरीब है और तू खर्चा बढ़ा रही है अपने शौक पूरे करने के लिए। तेरे चलते तो हम कुछ ही दिनों में सड़क पर आ जाएंगे। घर का भी ख्याल करा कर। घर का ख्याल रखकर ही तो बोल रही हूँ हमें एसी लगवा लेना चाहिए। गरीबी तो खत्म होने से रही,
मायके में थी तो भी गरीब, ससुराल आई तो भी गरीब। अरे गरीब ही गरीब हूँ हर तरफ से। गरीबों के घर में एसी आ जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। आपको बस अपनी ही पड़ी रहती है, मेरा तो सोचा ही मत करो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे घर में एसी चाहिए तो मतलब चाहिए, या तो आप लगवा दो या मैं खुद लगवा लूंगी कैसे भी करके। हेमा की लाख मना करने के बाद भी श्रेया नहीं मानती, और जब हेमा भी नहीं मानती तो वो खुद एसी की दुकान में जाकर एसी ले आती है और घर में लाकर लगवा ही लेती है। ये देखकर हेमा तो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद नितेश काम से आता है और घर में एसी देखकर कहता है, ये कौन लाया घर में? आप दोनों को क्या कुछ दिखाई नहीं देता है? मैं यहाँ इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ और आप लोग हो कि पैसे को इस तरह बर्बाद कर रहे हो। बेटा ये तेरी बीवी का ही किया धरा है। मैं तो मना कर रही थी लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और जाकर एसी ले आई। अब बता इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो मना ही कर रही थी ना। तुम ये एसी कैसे लाई हो? हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं, फिर तुमको ये मिला कैसे? देना ही तो था वो उसे। मैंने तो बस माँ जी की सोने की बाली ही बेची थी, उसी के पैसों से लाई हूँ। अरे अब गहने तो इसीलिए रखते हैं ना कि बुरे वक्त में काम आ जाए। तुम क्या पूरी पागल हो? एसी को लाने से भी ज्यादा जरूरी है हमारे पास काम। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने शौक पहले पूरे करने हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, है ना? तुम तो मेरे शौक पूरे करोगे नहीं, तो मैंने तो पहले ही कहा था कि जैसे तैसे मैं अपने शौक को पूरा कर लूंगी। तो मैं ले आई घर में एसी। अब दिमाग ठंडा रहेगा और घर भी ठंडा रहेगा। पता नहीं कौन सी घड़ी में मेरा दिमाग फिर गया और मैंने इसे अपने घर की बहू बना लिया। इसे तो ना खुद की पड़ी है और ना ही अपने पति की। इसका तो बस चले एक दिन घर भी बेच देगी। श्रेया वही करती जो उसका मन करता। श्रेया अपने शौक पूरा करने के लिए कुछ भी कर देती थी, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। श्रेया एक दिन अपने घर में ही थी और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं सोच रही हूँ अपने नाखूनों को थोड़ा स्टाइल करने के लिए नेल स्पा चली जाऊँ। अपने मायके में तो कभी गई नहीं, लेकिन ससुराल वाले तो मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। बहू तेरे ससुराल वाले और मायके वालों में कोई खास अंतर नहीं है, हम भी गरीब ही हैं। कोई बात नहीं माँ जी, नेल स्पा ही तो जाना है। मैं पड़ोस वाली रीमा काकी से पैसे ले लेती हूँ, आप उन्हें दे देना। हेमा की मना करने के बाद भी श्रेया काकी से पैसे उधार लेकर आती है और नेल स्पा करवा लेती है। नेल स्पा करवाने के बाद जब श्रेया घर आती है तो हेमा श्रेया से कहती है, बहू अगर तेरे महंगे शौक पूरे हो गए हो तो जा कपड़े धो दे। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस तू जल्दी से कपड़े धो दे। मैंने अभी तो नेल स्पा करवाया है और कपड़े धो। एक काम करो ना, आप वॉशिंग मशीन ले आओ, हमारे लिए ये भी अच्छा रहेगा। हमें माफ कर बहू, तेरे ये रोज रोज के महंगे शौक बढ़ते ही जा रहे हैं। श्रेया अब की बार वॉशिंग मशीन लाने के लिए घर के कागज गिरवी तक रख देती है। वॉशिंग मशीन घर में वो ले आती है। श्रेया के महंगे शौक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसा करती ही रहती और कुछ ना कुछ घर पर लाती रहती। कुछ दिनों बाद जब वॉशिंग मशीन के पैसे ना दिए जाने की वजह से वहाँ एक बिरजू नाम का आदमी आता है और घर आकर सबसे कहता है, देखिए निर्धारित समय पर वॉशिंग मशीन के पैसे ना दिए जाने की वजह से हम आपका ये घर ले रहे हैं। आपको आज ही ये घर खाली करना पड़ेगा। श्रेया ये क्या है? तुमने अपने शौक पूरे करने के लिए घर को ही गिरवी कर दिया। तुम्हें इतनी अकल नहीं है क्या? अगर घर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ तो मुझे यही लगा था कि आप पैसे दे दोगे। पैसे तो ये तब देते ना जब इसके पास होते, और ना ही तूने बताया हमें। तू पागल हो गई है क्या बहू? देख आज तेरे महंगे शौक की वजह से जो हमारे पास एक घर बचा था वो भी जाने की नौबत पर है। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, लेकिन ये सब तो खराब हो गया। भाई साहब आप हमें थोड़ा समय और दे दो, हम पैसे दे देंगे। नहीं, आपको पैसे पूरे देने होंगे, तभी मैं आपको आपके घर के कागज दे सकता हूँ। हे भगवान, मेरी ये गरीब बहू के महंगे शौक ने तो वही करा जिसका मुझे इतने समय से डर था। अब बहू तू ही बता हम कहाँ जाएंगे? माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन भाई साहब आप अपनी वॉशिंग मशीन ले जाओ और हम आज ही आपका सारा पैसे दे देंगे। लेकिन कैसे देंगे? यहाँ कोई सोने की खदान थोड़ी है। आज तक मैंने अपने जितने भी शौक पूरे किए हैं उन सब चीजों को बेचकर पैसे जमा हो सकते हैं ना। ठीक है, आप लोगों के पास आज शाम तक का ही समय है। श्रेया नितेश के साथ जाकर सारा सामान बेच देती है और पैसे ले जाकर बिरजू को देती है। इतना सब होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी ऐसा नहीं करती।